दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के 5वें पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये चपला देवी के द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। एक ऐतिहासिक संदर्भ को उठा करके एक सच को यहाँ पर एक गद्य रूप में रिपोर्टाज में व्यक्त किया गया है। इस वीडियो में हम चपला देवी लेखिका का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, पाठ का सार पढ़ेंगे, फिर पाठ का वाचन करेंगे, उसका अर्थ भाव व्याख्या विश्लेषण करते हुए उसे स्पष्ट करेंगे और एक अन्य वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। सबसे पहले लेखिका का परिचय। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। दरअसल हिंदी साहित्य का इतिहास मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक बड़े रचनाकार हुए। उनके समय के रचनाकारों को लेकर के जो युग निर्धारित किया गया उसे द्विवेदी युग कहते हैं। तो चपला देवी उस समय की लेखिका हैं। और मुख्य बात यह है कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे लेखक लेखिकाएं रचनाएं नहीं दर्ज हैं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। चूँकि इतिहासकार की भी अपनी सीमाएं होती हैं और कई बार कुछ लेखक ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने बहुत अधिक नाम प्रतिष्ठा के लिए लिखना उचित नहीं समझा, तो उनकी रचनाएं, उनके दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं या कहीं पर किसी पुस्तकालय में या अन्य जगह पर संग्रह में वो सुरक्षित नहीं होने के कारण या उन रचनाओं के नीचे उन रचनाकारों के नाम नहीं होने के कारण उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो चपला देवी के बारे में भी बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब हमारा देश भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उस समय प्रारंभिक दौर में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए गए थे। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी और पुरुष भी, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया और जब महसूस करते थे उस आंदोलन को लेकर के चीज़ें, तो उसके बारे में बहुत सारे लेखकों ने तत्कालीन समय में लिखा भी। तो उसी समय में चपला देवी ने ये रिपोर्टाज लिखा है। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। और विद्यार्थियों, ये भी सच है कि जिस परिवार में जैसा माहौल होता है, कई बार बच्चा वैसा माहौल अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि उसमें ढल जाता है, उस व्यवहार में, माहौल में, तो वैसा वो भी करने लगता है। तो नाना साहब के परिवार में एक स्वतंत्रता आंदोलन के विद्रोहीपन के नेताओं के जो तेवर थे वो स्वाभाविक रूप से उनके बच्चों में भी आए और उनकी पुत्री मैना
जो कि आज़ादी की नन्ही सिपाही बताई जाती है, उसमें भी उसी प्रकार के विद्रोही तेवर थे देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, जो कि होने भी चाहिए। और अंग्रेज़ों ने उन्हें जलाकर मार डाला। बड़ी निर्मम हत्या अंग्रेज़ों ने अनेक लोगों की, हमारे देश के शहीदों की है, और इसमें असंख्य ऐसे हैं जिनके हम नाम तक नहीं जानते। इसे कोई भी अन्यथा नहीं लेगा, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे नाम जो हम जानते हैं, इन्होंने तो बड़ा काम किया ही, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है आज़ादी के लिए, देश के लिए। जब हमारा देश गुलाम था, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो ऐसे गुमनाम अनेक सैनिक, सिपाही, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, सब बहुत सारे शामिल हैं। और वो किसी जाति धर्म वाली बात ही नहीं है, बहुत सब लोग थे, वो भारतीय लोग थे। तो उनके बलिदान को हम भूल जाते हैं। चूँकि हमारे पास उनकी कोई तस्वीर, उनका नाम नहीं है, इसलिए हम उन्हें याद नहीं करते। लेकिन फिर भी उनके प्रति एक भावनात्मक सपोर्ट हमेशा हमारे मन में होना चाहिए, और है। तो ऐसे ही मैना को भी अंग्रेज़ों ने निर्मम हत्या करके जला डाला, मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है, उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कहते हैं। रिपोर्ताज एक शैली है, उसमें मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। ये जो रिपोर्ताज है, चपला देवी ने जिसे लिखा है, ये कहाँ से संकलित किया गया है, क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके बारे में है कि निश्चित रूप से हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बलिदान की वजह से हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। तो इसमें बहुत सभी लोगों का योगदान है। उस योगदान को आज की जो किशोर पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको भी अवगत कराना जरूरी है। तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतिहास से कटती जा रही हैं। ये बच्चे जो आजकल कंप्यूटर और टैब के माहौल में, मोबाइल के माहौल में अपने जीवन का अधिकतम मूल्यवान समय व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए ये भी जानना जरूरी है कि कैसे हम आज इस स्वतंत्र माहौल में हैं, इसके पीछे क्या रीज़न रहे हैं, कारण क्या है, किन लोगों की आहुति है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। अर्थात ये रचना जब उस समय लिखी गई थी, बताया कि द्विवेदी काल के समय में, यानी कि उस समय पद्य में रचनाएं पहले लिखी जाती थी, कविता में रचनाएं पहले लिखी जाती थी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य में एक बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने धीरे धीरे गद्य को भी प्रारंभ करवाया और वर्तनी भी ठीक करवाई। यानी कि हिंदी जो थी वो इस रूप में नहीं थी जिस रूप में आज हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बल्कि उसका भिन्न भिन्न रूप था। जैसे कि आप यदि उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ अवधी, मैथिली, भोजपुरी, ये भाषाएं मिश्रित रूप से थी, आज भी हैं, लेकिन हिंदी में भी लिखने में भी आती थी। यदि आप उधर ब्रज में हैं तो ब्रज है, इधर आप राजस्थान में है तो यहाँ मेवाती है, ढूंढानी है, मारवाड़ी है, तो इन सब, मालवी है। और यदि आप उत्तर की ओर चले जाएं तो वहाँ पर कोरवी है, खस है। तो ये सारी, और दक्षिण की ओर जाएंगे तो वहाँ आपको दक्षिण की बोलियाँ तमिल, कन्नड़, ये सब मिलेंगी। लेकिन इनके क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी अलग अलग रूपों में प्रचलित थी और उन्हीं रूपों में अपनी अपनी समझ के आधार पर लेखक लिख रहे थे। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी के व्याकरण को, हिंदी की वर्तनी को, हिंदी के गद्य को एक विस्तृत रूप देने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन उनके समय में उन्होंने कोशिश की कुछ रचनाकारों से बात करके उनसे प्रेरित करने की। सरस्वती एक पत्रिका थी, उनका संपादन जब उन्होंने प्रारंभ किया 1903 में, तब से। लेकिन
उस समय कुछ रचनाएं जो हिंदी की दृष्टि से, आज की हिंदी की दृष्टि से उनका रूप अलग था। तो ये जो रचना है ये उसी रूप में यहाँ पर प्रस्तुत की गई है जिस रूप में लिखी गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें सुधार नहीं किया गया है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो आइए विद्यार्थियों, हम इसका वाचन करते हैं और साथ ही साथ उसका अर्थ व्याख्या विश्लेषण करते हुए चलते हैं। तो सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी से अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। अर्थात जब 1857 का विद्रोह था, नाना साहब का नाम सब लोग जानते हैं, बड़े प्रसिद्धि क्रांतिकारी और एक विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो असफल होने पर वे जब वहाँ से जा रहे थे, भाग रहे थे, अपनी पुत्री को साथ नहीं ले जा सके। और उसके बाद जब देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रह रही थी तो पीछे से अंग्रेज़ों ने उस पर हमला कर दिया और बड़ी निर्ममता से, बड़ी क्रूरता से उस बच्ची को अग्नि में भस्म कर दिया, जला दिया। और जब हम इस कहानी को, इस कथा को, उनके जीवन वृत्त को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कठोर पत्थर जैसा मन भी पिघल जाता है, उसमें भी लावा फूटता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया, जो कि एक स्थान है, बड़ा प्रसिद्ध है, जहाँ पर झांसी के पास में ही है। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई भी मूलतः बिठूर की ही रहने वाली थी, बाद में वो विवाह होकर के झांसी गई। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया अंग्रेज़ों ने वहाँ पर हमला करके, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। ये लिया गया कि भाई इन्होंने जो संपत्ति, अंग्रेज़ों का ये बड़ा एक षड्यंत्र होता था कि वो पहले संपत्ति को लूट लेते थे और फिर उसे भस्म कर देते थे, जो खंडहर बचे, महल बचे, इस तरह से, ताकि हमें जो मूल्यवान चीज़ें थी वो हमने ले ली, अब इनको नष्ट कर दो ताकि इनके पास रहने के लिए बसेरा ख़त्म हो जाए और ये विवश हो जाए हमारी बात मानने के लिए। तो बड़ी चालाकी से, बड़ी निर्ममता से अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया। और राज क्या मतलब, एक तरह से बहुत अत्याचार, अनाचार किया है। तो महल को भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज़ सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई न दी थी। अर्थात जब महल लूटा गया, चप्पा चप्पा छान करके एक एक कक्ष को देखा गया, तो उस समय बालिका नहीं थी। लेकिन जब उस पर तोप लगाने के लिए, उसे उड़ाने के लिए, जलाने के लिए, भस्म करने के लिए तैयारियां अंग्रेज़ करने लगे, उनके सैनिक करने लगे, तो वो सुंदर बालिका आकर के दरवाजे पर, बरामदे में खड़ी हो गई। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज़ सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प व्यय देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। जब उसके चेहरे पर वो भाव थे कि आप ऐसा न करें, और एक किशोर अवस्था में जो ठीक से युवा भी नहीं हो पाई है, वह युवती एक मासूमियत के साथ, बहुत थोड़ी सी उम्र के भाव के साथ, ऐसी याचना के साथ निवेदन जब कर रही थी, तो सेनापतियों के मन में कुछ दया का भाव है। चूँकि सेनापति मूलतः भारतीय थे, लेकिन वो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। तो सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपया इस महल की रक्षा करेंगे। अब यहाँ पर हिंदी में लिख दिया होगा इन्होंने, अंग्रेजी, अब चूँकि नाना साहब की पुत्री थी तो अंग्रेजी जानती थी, पढ़ी थी उस समय। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का
वास स्थान है, यानी कि रहने की जगह है। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है, इसे जलाने की, भस्म कर देने की आज्ञा दी है। और चूंकि मैंने बताया कि सरकार के एक तरह से नौकर थे या उनके लिए काम करते थे सेनापति, सैनिक, तो वो जैसा सरकार आदेश देती थी वैसा मानते थे, करते थे। बालिका बोली, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। और यहाँ देखिए कितनी स्पष्ट बात उस बालिका ने की है कि ठीक है, मान लीजिए नाना साहब या जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, उनके से आपकी दुश्मनी है, उन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं, तो आप उनके साथ जो भी व्यवहार करें वो करें, लेकिन ये जो मकान है ये तो जड़ पदार्थ है, ये तो न अपने आप हिल सकता है, न चल सकता है, न विद्रोह कर सकता है। ये तो एक स्थान है, इस पर कुछ चीज़ें रखी जा सकती है, व्यक्ति रह सकता है। और चूंकि मैं यहाँ पली हूँ, बढ़ी हूँ, तो मेरा ये प्रिय है बहुत स्थान, तो इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा करें आप। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। ये कोई सेनापति है, भारतीय नहीं है, जो अंग्रेज़ सेनापति है, और इनका नाम जनरल है। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था, यानी कि उनकी पुत्री और ये मैना दोनों सहेलियां रही हैं। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यानी कि मैना ने अब उनकी पुत्री के साथ उनके मित्रता वाले संबंध को बताया और याद दिलाया कि आप भी मुझे वैसा ही पुत्री की तरह प्रेम करते थे, यहाँ आते थे। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अब देखिए यहाँ पहचाना, ये जो शब्द है ये उस समय की हिंदी को बताता है कि उस समय इस तरह से हिंदी प्रचलित थी। आज तो पहचाना लिखा जाएगा, पहचाना नहीं लिखा जाएगा। तो इसको उसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है जिस रूप में तत्कालीन समय में, द्विवेदी काल के समय में, यानी कि 1900 के आसपास, 1880-90 या उससे पूर्व, ये 57 की बात है, तो ये जाहिर सी बात है 70, 80, 75 के आसपास लिखा गया होगा। 1870 या 75 के आसपास ये रिपोर्ट था। तो उस समय कैसी हिंदी प्रचलित थी, या ये जो पंच हिंदू नाम से लिया गया है, तो उसमें हो सकता है उसे और भी सुधार करके लिखा हो, लेकिन वहाँ से जब ये रिपोर्टाज लिया है तो उसी रूप में ले लिया जिस रूप में छपा है। अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है, तो उन्होंने पहचान लिया। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। यानी कि सरकार ने जो आदेश दिया है मैं वो तो करूँगा, लेकिन तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न मैं कर सकता हूँ। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? जब हमने आदेश दिया था तो क्यों इंतजार कर रहे हो आप? सेनापति हे ने विनम्र पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? यानी कि यहाँ पर देखिए आप, सेनापति हे ने अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास किया। उस बालिका को जब पहचान लिया कि ये मेरे परिचित हैं और मेरी पुत्री की सहेली हैं, तो अपने गवर्नर जनरल से उन्होंने एक रिक्वेस्ट की। आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। आउटर ने कहा कि हो सकता है, लेकिन गवर्नर जनरल जब तक आदेश नहीं दे, मैं भी एक जनरल हूँ, तो वो आदेश दे दे। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है, नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे कह रहे हैं तो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे उस समय, को इस विषय का एक तार देना चाहिए, यानी कि उनसे एक बार निवेदन तो करना चाहिए, बाद में जो भी वो निर्णय लेंगे। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते, ऐसा आदेश है तो करना चाहिए हमें। तो सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया
कि अब आपको मैं क्या समझाऊँ, आप उस बात को समझेंगे नहीं शायद। तो उन्होंने नहीं बताया कि ये मैना मेरी पुत्री मैरी की मित्र रही है। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। यानी कि मैना वहाँ से गायब हो गई, भग गई कहीं। यहाँ पर मैना और सेनापति हे आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, यानी कि बड़ा तार था लेकिन उसका सारांश इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है। अब देखिए लंदन किस तरह से लिख रखा है, उस समय इस तरह लिखा जाता था कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, यानी कुछ नहीं छोड़ा जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। यानी कि उसे महल को ध्वस्त करना ही है, ये निर्णय था लास्ट। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा सेनाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। अब इनके पास तो ज़बरदस्त वो थे तोप, गोले और दूसरे संसाधन, जिसकी वजह से उन्होंने महल को ध्वस्त कर दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। नाना साहब एक ऐसे आंदोलनकारी, एक ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था, और अंग्रेज ये इसलिए बहुत उनसे क्रोधित हो गए थे कि किसी भी प्रकार से इनको, इनकी संपत्ति को, इनके परिवार को नष्ट कर दो, ख़त्म कर दो। लेकिन वो पकड़े नहीं गए। अंग्रेज बहुत दुखी थे। ये खबर टाइम्स में छपी। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। यानी कि एक अंग्रेज अधिकारी किसी भारतीय के प्रति, और वो भी विद्रोही की पुत्री के प्रति, कैसे एक सहानुभूति दिखा सकता है। तो इस बात पर दूसरे लोग हंसे जब उन्होंने रिपोर्ट की है ने। तो हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। अब यहाँ पर ये अभी आगे स्पष्ट हो गए, देखते हैं कि ये कहना चाह रहे हैं जो टाइम्स में खबर छपी कि हे ने उस बालिका के सौंदर्य से मोहित होकर उससे प्रेम कर लिया, विवाह कर लिया, इस तरह की बातें हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने साफ कह दिया कि हे भी गायब है तो उसे ही मार दिया जाए, और उनकी पुत्री, नाना की पुत्री मैना को ही मार दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए। सन 57 के, यानी कि 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। भग्नावशिष्ट यानी कि नष्ट होने के बाद जब बच जाए थोड़ा बहुत, उसके पत्थर बच गए होंगे। अब उनको, पत्थरों को कैसे नष्ट किया जा सकता है? पत्थरों के टुकड़े किए जा सकते हैं। तो महल जिस आकार में था, पत्थरों से, चूने से, ईंट, मिट्टी, गारा ईंट बना हुआ था, वो ढह गया तो वो खंडर है, भग्नावशेष है। प्रासाद यानी कि महल। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी, वो बैठ करके रो रही थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी जब उनसे पूछ रहे थे। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहाँ पहुँच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और से और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया।
बालिका निडर होकर के बैठी थी, लेकिन आउटरम ने कहा कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ, फिर आप मुझे भले गिरफ्तार कर लें। क्योंकि उस महल से बड़ा प्रेम था, स्नेह था, और वो ध्वस्त हो गया है तो उससे एक लगाव के कारण वो कह रही हैं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। यानी कि उस समय हे उनको बचा करके कहीं ले गए थे, लेकिन बाद में जब आई तो महल नष्ट हो चुका था। अब नष्ट हुए भग्नाशेष पर वो बैठ करके उसकी स्मृतियों में रो रही है, और वो कहती है मैं क्षण भर इसको और याद करके रोना चाहती हूँ, इतना समय दे दीजिए, फिर मैं आपके साथ जहाँ मुझे ले चलोगे, जिस जेल में डालोगे चली जाऊँगी, मारना चाहोगे मर जाऊँगी। लेकिन उस पाषाण हृदय वाले आउटरम जनरल ने उसको अनुमति नहीं दी, और उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। बाखर पत्र में क्या छपा था वो ये नीचे लिखा हुआ है कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बाली को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। मैना को देवी क्यों कहा? इसलिए कहा कि उन्होंने अपने देश के लिए, उस महल के लिए जिससे उसका लगाव था, जो एक प्रतीक था कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाले नाना साहब का ये महल है, उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और वो अंग्रेज़ों के लिए इतनी बड़ी बात हो गई कि उनको पकड़ना प्रतिष्ठा का सवाल हो गया, और हंसते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसलिए उसे देवी के रूप में समझ के सबने प्रणाम किया। तो विद्यार्थियों, ये पाठ यहीं पर संपन्न होता है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य के टॉपिक को, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।